इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि ईरान पर ट्रंप की डेडलाइन से पहले ही जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। ईरान पर ट्रंप की चेतावनी से पहले ही इजराइल ने पुलों पर हमले शुरू कर दिए हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल ने ईरान के कशान इलाके में यायाबाद रेलवे ब्रिज को उड़ा दिया गया है। इस हमले में 2 नागरिकों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। इसके अलावा कौम शहर का एक अहम ब्रिज भी उड़ा दिया गया है। तबरीज जंजान इलाके में एक और पुल के उड़ाए जाने की खबर आ रही है। मशहद के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। उसके साथ दूसरी बड़ी खबर भी आ रही है। ईरान ने अपने पड़ोसियों और अमेरिका के सहयोगियों को सख्त चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अब इंतजार और सब्र की घड़ियां खत्म हुई। अगर किसी मुल्क ने अमेरिका और इजराइल को अपने संसाधनों और हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की मंजूरी दी तो ईरान उसके ऊपर बेहद खतरनाक हमले करेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि ईरान अब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना तबाह कर देगा कि बरसों तक तेल गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ तीसरी बड़ी खबर, ईरान के खर्ग आइलैंड पर एक के बाद एक कई बड़े हमले हुए हैं। इस वक्त खबर आ रही है कि मेहर न्यूज के हवाले से दरअसल यह खबर है कि खर्ग आइलैंड पर कई धमाके सुने गए हैं। इजराइल की तरफ से यह हमले किए जाने की आशंका है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान अपने समय के मुताबिक आज की रात 3:30 बजे तक हॉर्मूज खोल दे या फिर तबाह होने के लिए तैयार हो जाए। उन्हें पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा। यह भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। यानी ईरान के फैसले में अभी 10 घंटे बचे थे, लेकिन तभी से इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि 1,40,00,000 लोग लड़ेंगे, मानव श्रृंखला बनाकर पावर प्लांट की हिफाजत करेंगे। ईरानी कह रहे हैं कि हमारे पावर प्लांट उड़ाएं तो अमेरिका के सहयोगी देश भी पाषाण काल में चले जाएंगे। तो फिलहाल तनातनी उतनी ही है। कल रात में भी दोनों ओर से भीषण हमले हुए हैं, लेकिन इस बीच डील पर भी चर्चा जारी है। ईरान ने 10 पॉइंट प्लान में जंग हमेशा के लिए खत्म करने की पहली शर्त रखी है, लेकिन दूसरी शर्त जो हुर्मुज को लेकर है, और वो शर्त यह है कि हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से $20 लाख टैक्स वसूलने की शर्त रख ली है। ट्रंप इन शर्तों पर तो क्या तैयारी होंगे, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि हुर्मुज खोल दीजिए, ये इंटरनेशनल वाटर्स है, ईरान का इस पर कोई मतलब नहीं है, मतलब डील नहीं हो पाएगी। और जैसा कि ट्रंप ने धमकी दी है, अगर वो इस पर कायम रहे तो कल का सूरज निकलने से पहले ईरान पर कयामत का कहर टूट सकता है। दुनिया के सामने सवाल है कि क्या ईरान के पुलों, बिजली घरों पर हमला युद्ध अपराध नहीं है, क्योंकि ये सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं। सवाल यह भी है कि क्या ईरान तबाह हुआ तो दुनिया का ऊर्जा संकट और बढ़ेगा, इसकी भी अमेरिका को कोई फिक्र नहीं। और सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप ईरान में पावर प्लांट तबाह करके आंतरिक विद्रोह से तख्ता पलट की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पाषाण युग जैसी स्थिति पैदा होगी तो ईरान के भीतर एक बार फिर एक और रिवॉल्यूशन हो सकता है। इन तमाम सवालों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे। विदेशों से खास मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे। बैटल ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो हाल भी हम आपको बताएंगे, और ताजा तस्वीरें भी ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ट्रंप की धमकी पर और ईरान के जवाब पर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। तो जंग शुरू होने के छठे हफ्ते में ट्रंप की नई डेडलाइन नजदीक आ रही है। चंद घंटे बचे हैं, ईरान भी तैयारी में है। जब डोनाल्ड ट्रंप की घड़ी में आज रात 8 बजे का वक्त हो रहा होगा, जब ईरान में घड़ी की सुई कल सुबह 3:30 बजे का वक्त बता रही होगी, जब भारत में कल सुबह 5:30 बजे का समय नजदीक होगा, तब अमेरिका से ईरान तक एक बड़ी घटना आकार ले रही होगी। यही वक्त होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी की समय सीमा खत्म हो रही होगी। तब ट्रंप क्या करेंगे, सुनिए। Tomorrow at 8 o'clock, I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is
up actually today, so I gave them 11, I guess indirectly. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Ages. ट्रंप ने धमकी पर भरोसा करने के लिए कराज वाले पुल के ध्वस्त करने की कहानी सुनाई और ईरान के सामने कहर से बचने का रास्ता भी बताया। We have to have a deal that's acceptable to me. And part of that deal is going to be we want free traffic of oil and everything else. लेकिन ईरानी एक तरफ ट्रंप की धमकियों का मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रंप को सिर्फ मिसाइलों की जुबान ही समझ में आती है। दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमले करके परखच्चे उड़ा रखे हैं। ईरान ने भी इजरायली ड्रोन गिराने से लेकर तेल अवीव तक धमाके में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ईरान का रुख अड़ियल है, उसने ट्रंप की डील मानने से इनकार कर दिया। IRGC प्रवक्ता जुल्फगारी ने कहा कि ट्रंप भ्रम में है, घमंड में अभद्र बयान दे रहे हैं, धमका रहे हैं, इससे अमेरिका की जिल्लत कम नहीं होगी। ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ कहते हैं 1 करोड़ 40 लाख लोग जंग के लिए तैयार हैं। ईरानी संसद के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी लिखते हैं जंग ईरान ने जीत ली है। ट्रंप के सामने सरेंडर करने के लिए 20 घंटे बचे हैं, वरना उनके सहयोगी पाषाण काल में पहुंच जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागेई कहते हैं ईरान को उसकी रेड लाइन पता है, पोजीशन क्लियर है। और ईरान के खेल और युवा मंत्री तो नौजवानों से ईरान के पावर प्लांट्स की हिफाजत के लिए मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान कर रहे हैं। ईरान ने और धमकी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले तेज हुए तो उसके सहयोगी हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब वाला रास्ता भी बंद कर देंगे। दरअसल जिस तरह ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज है, उसी तरह जिबूती, यमन और सोमालीलैंड के बीच बाब अल मंदेब की खाड़ी है। ये खाड़ी लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, जो दुनिया का अहम रूट है। ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर विलायती ने कहा है कि हमारा रेजिस्टेंस मोर्चा बाब अल मंदेब को भी हॉर्मुज की तरह देख रहा है। दरअसल बाब अल मंदेब का नियंत्रण काफी हद तक ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हाथों में है। हूतियों ने चेतावनी दी, अगर दूसरे देश ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो रहे हैं तो वो इस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। ऐसा होता है तो इस रूट से होने वाले तेल, LNG, अनाज और उर्वरक की सप्लाई ठप हो सकती है, क्योंकि इसी रूट से एशिया और यूरोप को रोज 90 लाख बैरल तेल के अलावा 8% LNG की सप्लाई होती है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ डॉलर की कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, अनाज, कपड़ों का कारोबार भी इसी रास्ते से होता है। हालांकि ट्रंप की धमकियों के बाद ये खाड़ी बंद होती है तो ईरान में अंधेरा छा जाता है। इस बीच पाकिस्तान की ओर से डील की कोशिशें भी जारी बताई जा रही हैं। खबर है ईरान ने पाकिस्तान को अपनी डील वाली शर्तें बता दी, जिसमें ईरान ने शर्त रखी उस पर सारे हमले बंद हो, सीज फायर नहीं, पूरी तरह जंग खत्म होने की बात हो, लेबनान में हो रहे हमले बंद हो, सारे अमेरिकी प्रतिबंध हटे, ईरान के सहयोगियों पर हमले ना हो, हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए तैयार, लेकिन हर जहाज पर 20 लाख डॉलर फीस देनी होगी, जो रकम ओमान के साथ भी बांटी जाएगी। हॉर्मुज की सुरक्षा की गारंटी ईरान लेगा और जंग में हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। ट्रंप के सामने शर्तें पहुंच चुकी हैं, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि डील ऐसी हो जो उन्हें भी मंजूर हो, और ट्रंप के ताजा बयानों के मुताबिक ईरान की शर्तें उन्हें पसंद रहीं। They killed 45,000 people in the last month, more than that. I think it could be as much as 60. They kill protesters, they're animals. And we have to stop them and we can't let them have a nuclear weapon. Very simple. मतलब बात बनती नहीं दिख रही। उधर अमेरिकी धमकी के बाद इजराइल ने भी फारसी में चेतावनी जारी करके लोगों को रेल रूट और पुल से दूर रहने की धमकी दी है। देखना होगा आज की रात ईरान जंग का रुख क्या होता है। आज तक ब्यूरो। तो इस वक्त और एक बड़ी खबर जंग के मैदान से इस वक्त हमारे पास आ रही है कि इजरायली हमले में 2 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ चेतावनी दी गई है इजराइल के तरफ से। ईरान को इजराइल की सख्त चेतावनी दे दी गई है और इस चेतावनी में कहा गया है कि किसी भी तरीके से रेलवे ब्रिज के पास ना जाए। तबरीज जंजन हाईवे के पुल पर भी हमले की एक बड़ी चेतावनी दी गई है। रात को 9 बजे के बाद रेलवे नेटवर्क से दूर रहने की चेतावनी दे दी गई है। आज रात को 9 बजे के बाद रेलवे नेटवर्क से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, क्या चेतावनी है? आपने वहां पर कुछ लोगों से बात की है और उसके बाद ये चेतावनी की खबर भी यहां पर आ रही है।
निश्चित रूप से साहिल, आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन से मैंने यही सवाल किया था कि आखिर कैसे रेलवे नेटवर्क ईरान का एक लेजिटिमेट सैन्य टारगेट हो सकता है। की आवाज नहीं आ रही है प्रणय, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं साहिल? साहिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी बिल्कुल साहिल, मैं कह रहा था कि आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन से जब मैंने यही सवाल पूछा था कि आखिर कैसे ईरान के रेलवे नेटवर्क जो हैं वो आपके लिए लेजिटिमेट टारगेट होते हैं, तो उनका कहना था कि ईरान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, ईरान की जो आईआरजीसी है, वो उस रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है और इसलिए हमने पूर्व चेतावनी दी है और उस पूर्व चेतावनी से हमारी कोशिश यही है कि वहां पर सिविलियन डैमेज ना हो। ये बात अलग है कि ईरान के अंदर जबरदस्त सिविलियन डैमेज हो रहा है, यानी अगर आप आंकड़ा देखें तो एक के मुकाबले 100 के आंकड़े तक का डिफरेंस है दोनों जगह। यानी इजराइल के अंदर यदि ईरान की मिसाइल से एक शख्स की मौत होती है तो वहां पर लगभग 100 गुना का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 20-30 का आंकड़ा यहाँ पे और 3000 से ज्यादा का आंकड़ा ईरान के अंदर देखने को मिल रहा है। तो काफी वाइड स्प्रेड नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार बीते 10-12 घंटों के अंदर एक ट्रेंड नजर आ रहा है साहिल कि जैसे जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई डेडलाइन खत्म होने के करीब आ रही है, चाहे खर्ग आइलैंड हो, चाहे शिराज हो, चाहे इस्फहान हो, चाहे तेहरान हो, या फिर कई अन्य जो इलाके हैं ईरान के, उनको लगातार न केवल आईडीएफ टारगेट कर रही है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, बल्कि अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो भी लगातार टारगेट कर रही है। यानी प्रेशर लगातार बढ़ाया जा रहा है ऐसे में, जबकि अभी डेडलाइन बाकी है और उस डेडलाइन से पहले ही जो सैन्य कार्रवाई है वो तेज हो गई है। कशान इलाके में जो हमला हुआ था उसकी तस्वीरें भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। ये सीधी तस्वीरें ईरान से हम यहां पर दिखा रहे हैं कि जहां पर हमला हुआ था वहां पर 2 लोगों की मौत हुई है। लेकिन उसके साथ साथ प्रणय और एक चीज, इजराइल के भीतर भी पिछले 24 घंटों में 900 सायरन बजे हुए हैं, यानी ईरान की तरफ से भी जवाब उसी तरीके से दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन दी थी, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन कल सुबह 3:30 बजे खत्म होने वाली थी, लेकिन आज रात को 9 बजे से ही इजराइल कह रहा है कि आप रेलवे नेटवर्क से दूर रहिए, और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के भीतर भी सायरन बज रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आप देखें तो आज सुबह से करीब 4 बार जहां मैं मौजूद हूं तेल अवीव, वहां पर सायरन बज चुके हैं। यहां से थोड़ी ही दूर पर गवित शिलोन वो जगह है जहां पर एक मिसाइल इंटरसेप्ट हुई और उसके बाद उसका एक बड़ा टुकड़ा वहां पर गिरा है। कुछ नुकसान वहां पर हुआ है। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनकी गाड़ियां से थोड़ी देर पहले उस इलाके के लिए रवाना हुई हैं। वहां पर जगह पर इस समय राहत बचाव का काम भी चल रहा है। साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से हाइफा, जो कि इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, आर्थिक लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण शहर है, वहां उसका पोर्ट है, वहां उसकी ऑयल रिफाइनरी है, उसको एक बार फिर निशाना बनाया गया था और वहां पर डायरेक्ट मिसाइल इंपैक्ट हुआ था। उसके पहले हमने पेता तिक्वा में देखा, उसके पहले हमने जो है बनी बराक में देखा। कई इलाकों के ऊपर इजराइल के लगातार ईरान की मिसाइलों के गिरने का सिलसिला जारी है। ये सवाल भी हमने पूछा था कि आपके इस रोबस्ट मिसाइल सिस्टम के बावजूद आखिर कैसे ईरान की मिसाइलें यहाँ तक पहुंच पा रही हैं। तो निश्चित रूप से ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ईरान के ऊपर लगातार की जा रही बमबारी के बावजूद अभी भी ईरान की मिसाइलें दागी जा पा रही हैं और वो इजराइल तक पहुंच पा रही हैं। ये इस पूरे युद्ध को न केवल खतरनाक मोड़ पर पहुंचाता है साहिल, बल्कि ये भी खतरा बढ़ाता है कि ये लड़ाई जो है वो आगे और ज्यादा बड़ा नुकसान कर सकती है। बिल्कुल, और आज रात को 9 बजे से इजराइल पहले से ही चेतावनी दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय। सैयद जमीर अब्बास जाफरी, आप ही से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ईरान के तरफ से 10 पॉइंट का एक प्रस्ताव भेजा गया था और यह प्रस्ताव देखने के बाद तो यह लगता है कि अमेरिका इन शर्तों को कभी नहीं मानेगा। जाफरी जी, क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में अमेरिका और ईरान के बीच में कोई बातचीत हो सकती है, खास करके जब धमकियां दी जा रही है? थोड़ी देर पहले आपने सुना कि इजराइल ने भी कहा है कि रात को 9 बजे के बाद रेलवे नेटवर्क से दूर रहिए, तो हमले और तेज होने वाले हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए, और तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज करता हूं। ये क्लियर है कि अमेरिका की इंपीरियलिस्ट और कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट जो है उसके अंदर सिर्फ एक चीज उसे समझ में आती है कि मेरे पास बहुत ताकत है और ताकत के सामने पूरी दुनिया को झुक जाना चाहिए। इस मानसिकता से ईरान लड़ रहा है और ईरान की मानसिकता को दुनिया नहीं समझ पा रही कि हम करबला वाले हैं, सर कट सकता है, सर झुक नहीं सकता, ये हमारी मानसिकता है। तो 2 ऐसी मानसिकता की लड़ाई है, जो जालिम है, कातिल है, जो एप्स्टीन गैंग है, उसका मुकाबला उनसे है जो वो लोग हैं जो एथिक्स और मोरालिटी में बिलीव करते हैं, और ये लोग सर कटा देंगे और झुकाएंगे नहीं। और अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इतना फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन उनके अंदर पहुंच गया है
कि वो गाली गलौज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका सिर्फ एक चीज जिससे निकलता है कि वो कोई अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके, सिवाय गोल पोस्ट करने के उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जाफरी जी, और एक बड़ा सवाल, क्योंकि आज की स्थिति में ईरान के तरफ से जो धमकियां दी जा रही है वो भी हम देख रहे हैं, और अमेरिका से ज्यादा वो धमकियां आपके आसपास के जो देश हैं और खास करके खाड़ी देश है उनको दी जा रही है, और उसके साथ साथ आपके तरफ से यह भी धमकी दी जा रही है कि अगर ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहा, अमेरिका का तो कोई नुकसान इसमें नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बाब अल मंदेब को भी आप कह रहे हैं कि बंद कर देंगे, हॉर्मुज खोलने के लिए आप कह रहे हैं कि आपको पैसे चाहिए, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, उसके बिना आप हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। तो एक तरीके से आप दुनिया का नाक दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी सवाल यहां पर उठ रहा है, 35 देश आपके सामने खड़े हो रहे हैं, यूके है, भारत है और बाकी सारे देश है, वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज को क्यों बंद कर रहे हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ सकता है। जी जोशी जी, देखें ईरान के ऊपर जब मैं 2006 में ईरान की 50,000 तुमान की नोट की वैल्यू 2,500 इंडियन रुपीस थी। लास्ट 20 इयर्स में इकोनॉमिक टेररिज्म जो अमेरिका ने किया है उसकी वजह से उसी नोट की आज कीमत 40 रुपीस हो गई है। ईरान के ऊपर 20 साल से कंटिन्यूअस इलीगल सैंक्शंस लगाए गए, जिसके रिजल्ट में ईरान के ऊपर इतनी मुश्किलें आई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, साउथ कोरिया के पास ईरान के $7 बिलियन थे। साउथ कोरिया को कहा कि पैसे दे दो, तो उन्होंने कहा $1 बिलियन हमें डिस्काउंट चाहिए, और उसके बाद कहा कि दवाइयों में दे दो, तो दवाई तक देने को साउथ कोरिया तैयार नहीं था। लेकिन जब ईरान शराफत से, इंसानियत से, ह्यूमन राइट से, कॉन्वर्सेशन से, नेगोशिएशन से बात कर रहा था तो कोई बात नहीं सुन रहा था। आज ईरान ने 20 दिन मिसाइल मारी तो 20 दिन में उनके तमाम सैंक्शंस भी हट गए और पूरी दुनिया तैयार है ईरान की तमाम शर्तों को मानने के लिए। तो हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो स्वार्थी दुनिया है। ईरान ने बैलेंस चेंज कर दिया। ईरान ने यह कहा कि जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो सब तकलीफ में रहेंगे, और अगर सब चाहते हैं सब आराम से रहें तो मुझे भी आराम से रहने दो। इक्वालिटी और जस्टिस की बात होना चाहिए। अगर आप तेल बेच सकते हैं तो मैं भी बेच सकता हूं, अगर आप गैस बेच सकते हैं तो मैं भी बेच सकता हूं। लेकिन ईरान के सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा आज की स्थिति में? आज की स्थिति में ईरान की सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा? क्योंकि आप वो भी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने देखा कि दुनिया में कोई भी देश आज की स्थिति में अमेरिका के सामने खड़ा होने को तैयार नहीं है, ये कहते हुए कि हम ईरान की सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं। ये कैसे हो पाएगा, जो आपने जो मांगे रखी हुई है वो देखते हुए? देखिए जोशी जी, ये तो वक्त बताएगा कि दुनिया कहां जाएगी, और साउथ कोरिया तो खुद रेडी हो गया है। साउथ कोरिया, बहुत सारी कंट्रीज रेडी होंगी फाइनली। देखिए जब से जंग शुरू हुई आप जानते हैं कि चाइना को रेगुलरली ऑयल जा रहा है। ईरान के जो रिजर्व्स हैं वो पूरे इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान इस वक्त प्रॉफिट मेकिंग में है, और ईरान के ऑयल सेलिंग कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी पे ईरान ऑयल सेल कर रहा है। तो होर्मुज बंद नहीं है, होर्मुज खुला हुआ है। उनके लिए जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, खुद इंडिया के लिए भी जो है शिप्स भेजी गई हैं। तो होर्मुज बंद नहीं है, होर्मुज उनके लिए बंद है जो ईरान पर जुल्म कर रहे हैं। भारत में अब तक 7 से 8 शिप आ चुके हैं, पूरी तरीके से खुला नहीं है। अभी भी 200 जहाज वहां अटके हुए हैं। जो रेगुलर फ्लो होता था वो नहीं हो रहा है। आप पैसे ले रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं। और इंटरनेशनल वाटर्स है। आज की स्थिति में आपका दावा है कि अब होर्मुज पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। क्या दुनिया इस बात को मानेगी? देखिए जोशी जी, जो 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं वो हर कंट्री की टेरिटोरियल वाटर होता है। होर्मुज एक जगह जाके तकरीबन 20 माइल्स हो जाता है, यानी वो जमीन उस वक्त टेरिटोरियल वाटर होता है ओमान का और ईरान का। तो वो इंटरनेशनल वाटर नहीं होता है। और ओमान की तरफ वाटर शैलो है, ईरान की तरफ डीप है। तो जितने बड़ी शिप्स गुजरती हैं वो ईरान से गुजरती हैं। मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूं कि जो भी चीज ईरान करेगा वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कंसेंसस में लेके करेगा। कोई भी, ईरान इज नॉट अमेरिका और इजराइल, वहां कोई भी इलीगल काम नहीं होगा। इंटरनेशनल उम्मीद तो यही है कि कोई ना कोई, कम से कम कोई तो है कि जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले जरा एक जल्दी से आपसे जाफरी जी और एक चीज मुझे जाननी है। क्या कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमलों की धमकी दी गई है,
आंतरिक कलह की बात की जा रही है, हो सकता है कि एक आंतरिक विद्रोह हो, एक रिवॉल्यूशन जो फिलहाल मौजूदा सिस्टम वहां पर है उनके खिलाफ, क्योंकि आपकी पूरी लीडरशिप हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक उखाड़ने की कोशिश की गई है। जोशी जी, क्या ये हमले ऐसे ही होते रहे तो आंतरिक विद्रोह का खतरा है? जोशी जी, ये बहुत पुराना हो गया सवाल। ये स्टार्ट के पहले हफ्ते में निकल रहा था। ईरान में हर रोज मिलियंस की तादाद में लोग रास्ते पे आते हैं, रात को होते हैं। पूरी उम्मत, सिर्फ 14 मिलियन लोगों ने रजिस्टर किया है ईरान की तरफ से लड़ने के लिए। 1.4 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 20% ईरान की जनता इस वक्त कह रही है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तो शेख चिल्ली के ख्वाब है इनके, जो इनके कई बार ध्वस्त हो चुके। चलिए, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, अमेरिका पर तो हमले नहीं कर पा रही है, लेकिन यूएई पर ईरान का मिसाइल से हमला हो चुका है। इससे पहले ईरान ने धमकी दी है कि अब अगर हमारे पावर प्लांट्स पर हमला होगा, हमारे ब्रिजेस पर हमला होगा, सिविल इलाकों में हमला होगा, इंस्टॉलेशंस पे हमला होगा, तो जो खाड़ी देश है वहां पर भी हमला होगा। तो शारजा में ईरान ने मिसाइल से अटैक कर दिया है, और जिस तरीके से इजराइल के अटैक बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ईरान की तरफ से भी शारजा में यानी यूएई में हमला किया हुआ नजर आ रहा है। सुशांत सरीन हमारे साथ में है। जो सवाल मैं यहां पर जाफरी जी से पूछ रहा था, सुशांत, क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में, क्योंकि अमेरिका का ध्येय ये था, पहले तो वो कह रहे थे कि खबेरी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम तख्ता पलट वहां पर हो जाएगा, लेकिन एक लंबी चौड़ी लिस्ट यहां पर हम देख सकते हैं। सुशांत इस वक्त मेरे ख्याल से हमारे साथ में अभी तक जुड़े नहीं है, लेकिन डॉक्टर पूर्णिमा वोरिया हमारे साथ में है, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है अमेरिका से। अमेरिका का ध्येय क्या है आज की स्थिति में? क्योंकि हमले खत्म नहीं हो रहे। ट्रंप कह रहे हैं कि पाषाण युग में पहुंचा देंगे, ईरान कह रहा है कि हमारे पास तो लड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं। पूरी आपकी जो ईरान की हुकूमत के जो नेता है उन सबको एक के बाद एक खत्म किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ईरान हार मारने को तैयार नहीं है। देखिए, ये डेडलाइन जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी है वो एक काउंटडाउन नहीं है, ये एक सिग्नल है कि नेगोशिएट नाउ और एस्केलेट फास्ट। तो अब वही हो रहा है। बहुत सिचुएशन एक डायर कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ पहुंच गई है मेरे हिसाब से। सिचुएशन अभी एज पे है, और या तो डील करें या स्ट्राइक करें। अब इसमें नेगोशिएशन जो रखे हैं ईरान ने, वो मानने लायक नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई नेगोशिएशन होगा, यहाँ पे अब वॉर ही आगे बढ़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दी थी ईरान को, ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर था। और रियलिटी ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा है, और अब वर्ल्ड में एक क्रिटिकल एस्केलेशन पॉइंट पर खड़ा हुआ है वर्ल्ड, और इसको कौन रोक सकता है? जैसी अगर रीजनेबल बातें हो जिसमें नेगोशिएशन हो, ये नेगोशिएशन नहीं करने वाली बातें रखी है ईरान ने, तो कैसे अमेरिका मानेगा इसको? तो डेडलाइन तो बहुत ही रीजनेबल बातें किसकी मानी जाएगी? कैसे समझे हम कि ये रीजनेबल बात है? जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाषाण युग में पहुंचा देंगे, ये कौन सी रीजनेबल बात है आज की स्थिति में? पूरी दुनिया आज की स्थिति में ये कह रही है कि इस युद्ध की वजह से हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऑयल और गैस की कीमतें बढ़ सकती है, इकोनॉमी पर उसका असर हो सकता है। यूके के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तो आपके साथ में युद्ध में नहीं उतरेंगे। स्पेन ने कह दिया है कि आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकती। इटली कह रही है कि आप उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसकी बातें रीजनेबल मानी जाएंगी, पूर्णिमा जी? देखिए, जो नेगोशिएशन है उसमें अगर सब लोग अड़े रहेंगे तो नेगोशिएशन तो हो ही नहीं सकता। अगर ईरान चाहते हैं कि सब कुछ उनको मिल जाए, पैसा भी मिल जाए और सब तरह की सेफ्टी भी उनको मिल जाए, तो ये तो अनरीजनेबल है। और इधर डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, वो उनका जो मिसकैलकुलेशन अगर हो गया तो उसका भी रिस्क काफी हाई है, ये मैं मानती हूँ। हाई प्रेशर स्ट्रैटेजी से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वही अभी हो रहा है। कोई मानने को तैयार नहीं है, वॉर एक्टिव है और डिसीजन एस्केलेशन की तरफ नजर आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस हो ही रहे हैं। इजराइल हमला कर रहा है और ईरान मानने को तैयार नहीं है। तो हॉर्मुज़ एक रियल फ्लैश पॉइंट हो गया इस समय, और ग्लोबल इकोनॉमी इस कॉन्फ्लिक्ट की पार्ट बन गई है। डेडलाइन लेवरेज और कोई फाइनल एक्शन नहीं हो रहा, और नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे हिसाब से बहुत ही क्रिटिकल होंगे अभी, अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी। हालांकि दुनिया ये बात को भी नहीं समझ पा रही है डॉक्टर वोरा कि आखिरकार
डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है, क्या अचीव कर रहे हैं वो इस पूरे बात को लेकर? क्या अब तक उन्होंने अचीव किया? व्हाइट हाउस के सूत्रों से हम वो भी बताएंगे, क्योंकि उनका दावा है कि अब तक उन्होंने इतनी सारी चीजें अचीव की है। लेकिन डॉक्टर रिजवी, आज की स्थिति में अगर रात को 9 बजे के बाद ये हमले शुरू हो जाते हैं, और आपने सुना अनरीजनेबल डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, खास करके हुर्मुज को लेकर, और उसके बाद सुबह 3:30 बजे के बाद अमेरिका की चेतावनी है कि वो भी हमले शुरू कर देंगे, ईरान का जवाब क्या होगा? बहुत शुक्रिया साहिब जी। जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, हम तोड़ने की जोड़ने की बात करते हैं, हम युद्ध नहीं, हम समझौते की असूल की बात करते हैं। देखिए, जिस तरह से युद्ध होता गया है ईरान पर, वो सब क्लियर है दुनिया के सामने, ठीक है। अब जो भी शराइत, जो भी ईरान अपनी तरफ से पेशकश रख रहा है, उसकी वजह हमें समझने की जरूरत है। ईरान को जिस जगह का सामना करना पड़ रहा था, दुनिया शायद उसकी 1% तक कर रही है, तो समझ लीजिए क्या हो रहा है। अब तक जो स्थिति नॉर्मल थी, अब वो नॉर्मल हो रही है। जो ऑलमोस्ट की बात हो रही है सर, वहां तक स्थिति नॉर्मल थी। ईरान पर कोई वसूली नहीं करता था, कोई पैसा नहीं देता, अब नॉर्मल स्थिति है। लेकिन किसके लिए ये फिर बता दूं, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि भारतीय जो इसके दोस्त हैं जो ईरान से जिनका अच्छा तालमेल है, या और भी जो कंट्रीज हैं जिनका तालमेल अच्छा है, उनसे कोई भी पैसा नहीं किया जाएगा या लिया भी जाएगा। तो जिस तरह से ईरान पहले, हमारा भारत जो है ईरान 2019 तक ईरान से बहुत अच्छा इसका तालमेल था और कोई मुश्किल नहीं होती थी। डॉक्टर रिजवी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, आप ईरान से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। अभी भी ऑडियो में आपकी दिक्कत है, अगर वो ठीक हो जाएगी तो आपसे ठीक से बात हो पाएगी। मेरी उम्मीद है कि आपका ऑडियो ठीक किया जाए। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, आज की स्थिति में जो धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, या इजराइल ने पहले से ही हमले शुरू कर दिए हैं, ये जंग लंबी खींची है। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि आखिरकार कितना नुकसान ये कर चुका है। एक अंदाजा जो लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, जो खास करके दावा किया गया है, उनका ये कहना है कि अब तक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में टारगेट जो स्ट्राइक किए गए हैं, करीब करीब 13,000 से ज्यादा टारगेट्स स्ट्राइक किए गए हैं। डैमेज जो है 85% से ऊपर ईरान की जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है उसको डैमेज कर दिया गया है, यह भी अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। मेजॉरिटी ऑफ ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह कर दिया गया है, यह भी दावा किया गया है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इजराइल पर हमले चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 900 बार तो सायरन बजाए वहां पर। 16 एंटायर क्लासेस ऑफ ईरानियन वॉरशिप्स, 150 इन टोटल, यह व्हाइट हाउस का दावा है। लेकिन उसके बावजूद ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। कितना खींच सकता है यह युद्ध? साहिल, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि ईरान तबाह हो रहा है, लेकिन उसका मनोबल ऊंचा हो रहा है। और ये जो बात है, ये वाकई ही अमेरिका को भी खाती है और पूरे विश्व को भी अचंभा में डालती है कि ऐसे कैसे है कि जिस देश में, जैसे आपने कहा, तकरीबन तबाह, एक्सेप्ट उसको अगर खुराक मिल रही है उसके मनोबल को ऊंचा करने के लिए, वो है मिसाइल। और मिसाइल और ड्रोन जिनकी बनाने की क्षमता चाहे 10 हो 100 हो एक दिन में, पर वो बना भी रहे हैं। और मिसाइल सिटीज जो है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड, वहां तक अभी तक पहुंचने पे दिक्कत आ रही है। तो एक अंडरग्राउंड सिटी, एक टनलिंग करके जिस प्रकार से वो अपने मिसाइल बना रहे हैं, तो मुझे लगता है 3-1 महीने तक लड़ाई खींचने की काबिलियत ईरान रखता है। पर क्या इतना लंबा खींचेगी लड़ाई? सवाल यह है कि जिस प्रकार से ट्रंप ने जो कहा था ईरान को कयामत की रात, जो आज तकरीबन मैं कहूंगा कि 3 बजे के आसपास जो उनके टाइम के मुताबिक शुरू होता है, तो उसके पहले ही इजराइल ने शुरू कर दिया है। तो बहुत अच्छा होता अगर ईरान को कोई ऑनरेबल एग्जिट दिया जाता, जिस प्रकार से बाकी देश जिसमें भारत शामिल है, अगर उनकी वकालत करके ईरान की, और अमेरिका को कहते कि भाई ईरान जो है कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने की पूरी छूट देता है, उसमें कोई बंदिश नहीं रखेगा, तो शायद बातचीत बढ़ सकती है। लेकिन एक अड़ियलपना, और जिस प्रकार से सुएज कैनाल को 1956 में नेशनलाइज करने के बाद यूके डूब गया, ऐसे ही ईरान को लगता है कि शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज करने के बाद अमेरिका भी डूब जाएगा। वो 1956 के दिन अलग थे और आज के दिन अलग है। और जैसे हम कह रहे थे, वो इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है, लेकिन वो इंटरनेशनल स्ट्रेट है। और इंटरनेशनल स्ट्रेट होने के नाते दोनों देश
कतर और ईरान ने दोनों ने अपने अपना रखना है, और उनका कहना बिल्कुल ठीक है, 12 नॉटिकल माइल दक्षिण से और 12 नॉटिकल माइल उत्तर से, और दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग है, लेकिन सारे के सारा तकरीबन जो शिपिंग है वो उत्तर से जाता है, यानी कि पर्शियन गल्फ जो ईरान से लगता हुआ जाता है वहां से शिपिंग जाता है, और बड़े बड़े जो टैंकर्स कंटेनर्स है वो वहां से गुजरते हैं। इसलिए ईरान को लगता है कि अगर वो $2 मिलियन अगर बार हर एक कंटेनर से उठाएगा तो शायद उसकी पूर्ति हो जाएगी, और जिससे वो अपने देश को उभारने में उसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आतंकी संगठन जो ईरान ने पाले हैं वो खत्म होंगे या नहीं होंगे, या इसके बाद वो जो जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईरान को भी थोड़ा सा नरम होना पड़ेगा, अमेरिका को भी थोड़ा नरम होना पड़ेगा, और इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस भाषा का भी मुझे लगता है प्रयोग नहीं करना चाहिए। ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है, और जहाँ पे तू और मैं की बात नहीं करते वहाँ आप और अदाब से बात की जाती है। तो मुझे लगता है ईरान के साथ भी थोड़ी सभ्यता, ईरान एक पुरानी सभ्यता होने के नाते उसकी इज्जत और उसके एकदम ही इज्जत का पुलिदा बना देना और उनको कुछ भी कह देना वो भी पसंद नहीं होगा। और ईरान को भी इस बात को सोचना होगा कि अगर वो ये सोचता है कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो IRGC जो ईरान को दबा करके जो मुझे लगता है जो ड्राइव कर रही है, और IRGC के कारण वो जो मानसिकता आज ईरान में है वो उनके कारण है, शायद ईरानियों के बीच में नहीं होगा। ईरानी तो बहुत प्यार और बहुत मतलब वो नहीं चाहेंगे, लेकिन IRGC के हाथ में जो सत्ता है, लेकिन उसके बावजूद आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि ईरान का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिसका जिक्र इससे पहले भी किया गया था। जाफरी जी कर रहे थे कि हमारा मनोबल तैयार है और उनके सामने हम लड़ने के लिए भी उसी तरीके से तैयार। डॉक्टर रिजवी, अगर आपको आवाज आ रही है और आपकी आवाज ठीक अगर हो गई है तो 1956 की स्थिति नहीं है कि सुवेज में जिस तरीके से इजिप्ट ने उस पर कब्जा कर लिया था, उस तरीके से आप अगर सोच रहे हैं कि होर्मुज पर ईरान अपना कब्जा जमा के रखेगा और उसकी वजह से पूरी दुनिया आपके सामने खड़ी हो जाएगी या अमेरिका पर उसका दबाव बनेगा, वो स्थिति आज की नहीं है, ये कहने की कोशिश है। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी डॉक्टर रिजवी। जी जी सर, इस आपके सवाल को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो अमेरिका का कब्जा था यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे वो खत्म हुआ है। ईरान कोई कब्जा नहीं कर रहा है, ईरान की वो टेरिटोरियल बॉर्डर है। इस तरह से 1956 में सुएज कैनाल में अमेरिका इंग्लैंड का एम्पायर खत्म किया था, उसी तरह से आज ठीक 70 साल बाद जो है ईरान ने अमेरिकन अलायंस का जो है यहाँ से खात्मा किया है। ये ईरान का टेरिटोरियल बॉर्डर है, ईरान और ओमान मिलकर यहाँ की नीति तय करेंगे। और दूसरी चीज मैं बताता चलूं कि सब जो ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है किस तरह से सिविलियन पे अटैक हो रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं यहाँ बर्बाद कर देंगे या बर्बाद कर रहा था, सर मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि बात उसमें कट गई थी। देखिए अमेरिका तो शुरू से सिविलियन पे अटैक कर रहा है, शुरू से पहले दिन से हम लोग जब आने लाइक बता रहे हैं कि शुरू से सिविलियन से अटैक कर रहा है, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, किस तरह से ब्रिज और किस तरह से यूनिवर्सिटी पे हमला किया है। तो ऐसी बात नहीं कि कुल मिलाकर आज की स्थिति में ईरान के सामने स्टेट ऑफ होर्मुज एक तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया पर उसका दबाव बनाया जा सके। एक बार जरा नजर डालते हैं इस बात पर कि ईरान ने जो 10 मुद्दे रखे हुए थे सीज फायर के लिए या युद्ध खत्म करने के लिए, जो प्रस्ताव दिया गया था वो प्रस्ताव क्या है, वो जरा एक बार उस पर नजर डालते हैं। उससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से स्टेट ऑफ होर्मुज ईरान के लिए सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में है और एक तरीके से बेट की तरह उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला, ईरान ने शर्त रखा है कि सारे हमले बंद हो, कोई टेम्पररी सीज फायर नहीं होगा, सीज फायर नहीं होगा, युद्ध बंदी होनी चाहिए, पूरी तरीके से युद्ध रुक जाना चाहिए। दूसरा, पूरा जंग खत्म होना चाहिए, उसके बाद ही चीजें हो सकती है, जंग हमेशा के लिए खत्म हो। यह एक दूसरा मुद्दा ईरान की तरफ से रखा गया है, प्रस्ताव में उन्होंने रखा हुआ है। तीसरा, लेबनान में इजरायली हमले बंद किए जाए, क्योंकि लेबनान के भीतर भी जो इजराइल से सटा हुआ इलाका है वहां पर इजराइल के हमले चल रहे हैं, इजराइल का कहना है कि वो अब कब्जे में लेंगे। चौथा, यूएस की ओर से लगी जो पाबंदियां है वो पूरी तरीके से हटा दी जाए, क्योंकि उसके वजह से ईरान का तेल जो है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सारे लोग नहीं खरीद रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए वो तैयार है, यह बात भी उन्होंने कही है, लेकिन हर जहाज के लिए $20 लाख का टोल देना होगा। अब तक यह बात नहीं थी, लेकिन अब $20 लाख का टोल देना होगा और टोल के पैसे ओमान को भी दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ईरान अपने पास ही रखेगा, ओमान को भी दिए जाएंगे। होर्मुज सुरक्षित पार कराने की गारंटी ईरान देता है, यह भी बात उन्होंने कही है, लेकिन जो नुकसान ईरान का हुआ है
वो भरने के लिए ये टोल वसूली बहुत जरूरी है, ये बात भी उनके तरफ से कही गई है। लेकिन पीके श्रीवास्तव जी, आज की स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की हमला करना चाहते हैं और एक दबाव बनाना चाहते हैं ईरान पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करके उन पर दबाव बनाना चाहते हैं कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे तो अब हम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं छोड़ेंगे, आपके पावर प्लांट्स को नहीं छोड़ेंगे, रेलवे ब्रिज को नहीं छोड़ेंगे। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जो रेलवे ब्रिज है उस पर हमला किया गया और ईरान के भीतर इसी तरह ये तबरेज इलाका है, यहां पर ईरान के जो ब्रिजेस हैं उस पर हमला शुरू हो चुका है। इजराइल की तरफ से जो बमबारी हुई उसमें उसका नुकसान साफ नजर आता है। तो इस सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पीके श्रीवास्तव जी ये हमला करने की कोशिश यहां पर चल रही है। दूसरी तरफ यूके के साथ तमाम 60 देश हैं, वो भी कह रहा है कि आप बातचीत के जरिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलिए, वरना हमें दूसरे तरीके को इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बल का प्रयोग करना पड़ सकता है। ईरान के पास क्या सचमुच पे इतनी स्थिति है कि जो वो दावा कर रहा है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तभी खोलेंगे जब हमले बंद हो जाएंगे, युद्ध बंद हो जाएगा? क्या इस स्थिति में ईरान है? क्या उस पर कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की तरफ से हो पाएगा? साहिल, एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट इज, हमेशा ये बात कही जा रही है कि ईरान का टेरिटोरियल वाटर है और इसलिए ईरान का उसके ऊपर हक बनता है। तो अगर आप यूएन कन्वेंशन और लॉज ऑफ सीज को देखते हैं तो उसमें इनोसेंट पैसेज की परमिशन होती है इवन थ्रू द टेरिटोरियल वाटर। तो ये तर्क संगत नहीं है कि टेरिटोरियल वाटर है इसलिए ट्रेड के जो जहाज हैं उनको जाने के लिए हम उनको या तो कोई चुंगी लगाएंगे या कोई जुर्माना लेंगे या रीडेवलपमेंट फंड करेंगे। ये अपने आप में तर्क संगत नहीं है अगर हम लॉज ऑफ इंटरनेशनल लॉज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये बात मैं जरूर साफ कर देना। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के भी 1 से 2 बिलियन डॉलर रोज खर्च हो रहे हैं इस युद्ध को कायम रखने के लिए, चालू रखने के लिए। और ये बात भी सामने आ चुकी है कि अमेरिका का जो उद्देश्य है और जो इजराइल का उद्देश्य है, दोनों अलग अलग हैं। इजराइल का उद्देश्य है कि ईरान इतना कमजोर हो जाए कि कभी उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं दे सके। और अमेरिका में ये बात मानी जा चुकी है, उनकी अपने जो सिटीजन्स हैं यहाँ पर बैठी हुई है एक वहाँ की नागरिक, वो भी बताएंगे कि उनको इस युद्ध में विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि ईरान के पास इतनी क्षमता नहीं थी। आने वाले कम से कम 10 सालों में उनके चीफ ऑफ इंटेलिजेंस तुलसी गाबर्ट खुद बोल चुकी हैं, उनके काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर जिन्होंने रिजाइन किया वो भी कह चुके हैं कि ये क्षमता ईरान के पास नहीं थी। तो ये अमेरिका को थ्रेट नहीं था। इसलिए वहां पर एक भावना बनी हुई है कि आखिरकार ये युद्ध हम क्यों लड़ रहे हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, ट्रम्प साहब ने, कोई एक तरीके से AUMF का वहां रिवाज है, ऑथराइजेशन अंडर टू यूज मिलिट्री फोर्स। हमेशा कांग्रेस के पास जाके, चाहे जॉर्ज बुश रहे हो चाहे जॉनसन लिंडन रहे हो, उन्होंने परमिशन ली थी, तो उसका इस्तेमाल आज की स्थिति में भी अमेरिका को 22 से 31 बिलियन डॉलर्स का खर्चा हो रहा है फरवरी से, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। तो उनके लिए भी ये स्थिति काफी गंभीर है डॉक्टर श्रीवास्तव जी। हाँ, उनके यहाँ भी देखिए महंगाई बढ़ रही है। तेल के दाम जो है, जो गैसोलीन गैस है, अगर किसी कंज्यूमर से पूछिए, सैन फ्रांसिस्को में तो बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ये सारी बातें लेकर के दबाव अमेरिका के ऊपर भी है। और जो नाटो कंट्रीज हैं, जो एलाइड कंट्रीज हैं, वो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को दबाव दे रही हैं क्योंकि एक आर्थिक संकट आ रहा है। अब जरा हम ईरान के पक्ष के से इसको जानने की कोशिश करते हैं। ईरान इतनी छोटी शक्ति है इन महाशक्तियों के सामने कि उनके पास और कोई चारा नहीं अपने को जीवित रखने के लिए कि वो उनके ऐसे हितों पर चोट पहुंचाएं जहां से पेट्रो डॉलर की एक तरीके से नींव बनती है। तो वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से सारे विश्व में संकट आता है, तो वो संकट जाके रिफ्लेक्ट करेगा महाशक्तिशाली देशों के ऊपर कि आप इसका कुछ हल निकालिए। तो ईरान की ये एक रणनीति है, इसको मैं रणनीति मान के चलूंगा। लेकिन अगर वो मौके, 2-3 चीजें उनकी तर्कसंगत है। पहली चीज ये है कि ये युद्ध अस्थायी रूप से रुकना चाहिए, जो पूरे विश्व के लिए ठीक है, और उनको सिक्योरिटी की गारंटी मिलना ये भी जरूरी है। लेकिन वो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री नहीं बन सकते, ये पहली शर्त होगी। इसके लिए उन्हें इस IAEA के पूरे संरक्षण में और निरीक्षण में आना पड़ेगा। ये सारी बातें अगर आप मिला के देखें तो कुछ पहल ईरान को करनी है। तो पहले से ही IAEA के निरीक्षण में है, वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में भी शामिल है। यही तो बात ईरान कहने की कोशिश कर रहा था कि हम तो उसमें शामिल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी वजह से ईरान इस वक्त अपने को हायर मॉडल पेडिस्टल पर पा रहा है, क्योंकि उसने अपनी भाषा को संयमित रखा है। और वहां से जो महान शक्तिशाली है, उनसे माना जाता है कि उनके ऊपर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू रन दी वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर को अगर आप जो UNSC के परमानेंट मेंबर हैं, आपकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर चलता है। आप सिक्योरिटी काउंसिल को गवर्न करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका जाता है UN में।
अगर आप ही इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो बाकी देशों से क्या अपेक्षा की जाएगी? ये सारी बातें अगर आप मिला के बिल्कुल। देखिए, आखिर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संक्षेप में डॉक्टर वोरिया, मुझे आपसे एक जवाब चाहिए कि क्या आज की स्थिति में जिस तरीके से दबाव डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी डोनाल्ड ट्रंप पर है, क्या ये लंबा युद्ध खींचने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी कई बार एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो एक सेंटेंस में जवाब दूंगा आपका। एस्केलेशन ट्रैप जो है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप फंस चुके हैं, उनको इस युद्ध को जारी ही रखना पड़ेगा जब तक कि कोई विजय ना मिले। डॉक्टर वोरिया, ठीक है डॉक्टर वोरिया। yes, मैं सहमत हूं इनसे, जो कि कह रहे हैं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप डू एंड डाई सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं इस समय, कि या तो आप हमारी बात मानो, और आई थिंक दोनों देश अड़े हुए हैं, और इसमें एक बीच का रास्ता निकालना would be a very big talent of whoever can do it.